सो हाय गाइस एंड वेलकम टू योर चैनल बैंक टाइम। सो आज एस बी आई पी ओ मेन्स का एग्ज़ाम का एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो मैंने आते ही क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए थे आप लोगों के लिए कि मैं स्किप नहीं हो जाए कहीं पे क्वेश्चन। तो एस बी आई पी ओ मेन्स के एनालिसिस के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन उठा लेते हैं हम इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हम बात करें तो दो आर सी आए हुए थे, जिसमें से पहला जो आर सी था वो एक क्लाइमेट पे दिया हुआ था। ओके, क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ आरसी था, वो दिया हुआ था जिसके अंदर 7 क्वेश्चन थे। और सेकंड आरसी जो दिया हुआ था वो आई थिंक कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पर रिलेटेड था। ठीक है, तो 7 ही क्वेश्चन उस पर दिए हुए थे। फर्स्ट आरसी जो था वो मतलब कंपेयर टू सेकंड आरसी थोड़ा सा इजी आया हुआ था, क्योंकि उसमें मतलब क्वेश्चंस हो पा रहे थे। बट सेकंड वाले में जो था वो इन्फ्रेंस बेस्ड था कंप्लीट आरसी। उसके अंदर ये पूछा हुआ था कि इसका क्या इन्फ्रेंस है या क्या लॉजिक लग रहा है, क्या चीज़ें। तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और उस रॉन्ग होने के चांसेस पूरे होते हैं, इसलिए उसको ध्यान से ही देखना पड़ता है, ध्यान से ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन दो आरसी को मिला के ये थे, एक क्लाइमेट पे और एक कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे। फिर वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो वर्ड स्वैप के हमारे पास में 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे पास में वर्ड स्वैप के हो गए। फिर मैं एरर डिटेक्शन की बात करूं तो एरर डिटेक्शन वाला इस बार डिफरेंट पैटर्न में दिया हुआ था। एरर डिटेक्शन एक्चुअली पूरे पैराग्राफ फॉर्म के अंदर दे रखा था और उसके अंदर उसका 5 क्वेश्चन दे रखे थे। मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से मतलब उसके अंदर एरर है, वहाँ पे कहाँ कौन सी लाइन में एरर है। तो उस तरीके से वहाँ पे दिया हुआ था। फैमिलियर तो लग रहा था, वैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी, बट हाँ फिर भी मतलब एक दो मॉक टेस्ट में मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। बट फिर भी डिफरेंट पैटर्न तो फॉर श्योर था ही, और हमेशा अभी आगे आपको और बताऊंगा सारे सब्जेक्ट्स में बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न आया था। मतलब पूरे साल के एग्जाम्स में मैंने ऐसा पैटर्न मतलब और किसी एग्जाम्स में अभी तो देखा नहीं, और डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ड स्वैप के क्वेश्चन हो गए 5, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में पैराजंबल का क्वेश्चन एक आया हुआ था, जिसमें सॉरी पैराजंबल आया हुआ था जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आए हुए थे। बट आई थिंक ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं थे उसमें। उसमें ऐसा था कि मतलब कौन सा मतलब कौन सा जो सेंटेंस है वो किसको फॉलो करता है, एक दो क्वेश्चंस में इस तरीके से दिया हुआ था। बाकी पैराजंबल के 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक वो कैब का क्वेश्चन भी आया हुआ था जिसका मेरे को एग्जैक्टली वर्ड तो ध्यान नहीं है, बट उसका जो सिनोनिम बन रहा था वो सिनोनिम बन रहा था आई थिंक रैपिडली। आई थिंक रैपिडली कुछ था उसका सिनोनिम। ठीक है, तो एक वो कैब का क्वेश्चन मैंने जो ढूंढ के निकाला था वो मैंने किया था। तो इंग्लिश में टोटल अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मेरे 30 अटेम्प्ट्स हुए थे इसके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन की हम बात कर लेते हैं जो कि रीजनिंग का सेक्शन है। ठीक है, तो रीजनिंग वाले सेक्शन के अंदर पजल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पजल्स में 3 4 पजल दिए हुए थे, बट मेरे को सारे पजल्स इस तरीके से लग रहे थे कि वो डुएबल नहीं थे, टाइम वेस्ट था और सारा टाइम लेके भी चले जाते। तो मेरे को फिक्स था मेरे दिमाग में कि सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस पिक करने हैं, जो मैं अभी तक सीख गया हूँ। मैं आपको हमेशा वीडियोस में भी बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पिक करने ज़रूर से आने चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी पिक करने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है इन पेपर्स के अंदर, पीओ वाले पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो पजल की बात कर लेते हैं। तो एक फ्लोर और फ्लैट का पजल्स आया होता है जिसके अंदर 2 फ्लैट्स दिए होते हैं बट अननोन नंबर ऑफ फ्लोर्स दे रखे थे, तो उसमें फ्लोर्स हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मेरे 13 फ्लोर्स निकल के आए थे, 2 फ्लैट्स में 13 फ्लोर्स निकल के आए थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपके मतलब ये सही है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो फिर गलत ही होगा। ठीक है, फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक पजल आया हुआ था जिसमें एक ही क्वेश्चन था जो बॉक्स पे था। आई थिंक 4 या 5 का बॉक्सेस दिए हुए थे और हर बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ अलग से असाइन किया हुआ था। तो उसके 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो वो आई थिंक हाँ बस उस पर एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन की और डायरेक्शन डिस्टेंस की। हाँ, तो कोडेड ब्लड रिलेशन मेरे को ऐसा न्यू नहीं लगा था, क्योंकि मैंने कई मॉक्स में वो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कोडेड ब्लड रिलेशन मेरे लिए बिल्कुल अटपटा नहीं था। मैंने वो पहले काफ़ी प्रैक्टिस करी हुई है उसकी, और उसको याद रखने की ट्रिक्स भी देखी हुई है कि मतलब हैश का किस तरीके से होगा, स्टार का अपन क्या डिनोट कर सकते हैं, डॉलर को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं कोडेड ब्लड रिलेशन में। फिर कोडेड सिलॉग्स की बात कर लेते हैं। तो कोडेड सिलॉग्स का भी ये पैटर्न मैंने पहले मॉक्स में देखा हुआ है। तो कोडेड ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, और कोडेड जो सिलॉग्स की बात करूँ तो कोडेड सिलॉग्स के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे आई थिंक। ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट में 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के 4 क्वेश्चन थे और नंबर बेस्ड में इनपुट आउटपुट दिया हुआ था, कोई ज़्यादा मिक्स वाला नहीं था। 4 क्वेश्चन थे नंबर बेस्ड में, और उसमें पैटर्न बन रहा था। मतलब उसके अंदर ऐसा था कि इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसमें पैटर्न बन रहा था। ओके,
फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का जो पजल आया हुआ था उसके बारे में, ठीक है ना। तो डायरेक्शन डिस्टेंस वाले पजल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर रो के अंदर क्या दे रखा था कि रो के अंदर 6% दे रखे थे, ठीक है ना। और 6% के अंदर 3% जो थे वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे थे और 3% जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहे थे। इस तरीके का पजल दिया होता है। इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन आई थिंक दिए हुए थे, 3 क्वेश्चन ही थे, हाँ ठीक है। फिर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डेटा जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, जो डेटा सफिशिएंसी का सेक्शन है, उसको कभी लीव नहीं करना चाहिए। और वो आज प्रूव हो गया, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल थे, उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। मतलब आप इजीली अगर पढ़ के भी उसको देते ना, तो पढ़ के भी आप उसको दे सकते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक को मॉक्स में स्किप मत करा करो। मतलब हर टॉपिक करना ज़रूरी होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो डेटा सफिशिएंसी की 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए थे डेटा सफिशिएंसी के। और ठीक है, मतलब सर्कुलर का एक दिया हुआ था जिसमें फ्रूट्स का था, एक दो जो थे वो ईयर बेस्ड के थे जहाँ तक मेरे को ध्यान है। तो एक में सर्कुलर था, उसमें ईयर बेस्ड सॉरी फ्रूट्स का कुछ दे रखा था डिस्ट्रीब्यूशन। एक ईयर का दे रखा था, दोनों ईयर का दे रखा था, और बेस ईयर आई थिंक 2021 दे रखा था उसके अंदर, ठीक है। फिर अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हो। अजम्पशंस वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी थे, ठीक है। वो भी अजम्पशन वाले क्वेश्चंस भी 4 से 5 क्वेश्चन दिए थे अजम्पशन वाले, और 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी उसके अंदर, ठीक है। तो वो भी आप लोग हमेशा स्किप करते हो अजम्पशन वाले क्वेश्चन, बट अजम्पशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते थे। तो रीजनिंग के अंदर मैं बात कर लेता हूँ। तो रीजनिंग के अंदर मेरे जो टोटल अटेम्प्ट बन रहे हैं वो 15 बन रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वांट। अब क्वांट मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को कितना क्या लगा, बट क्वांट जो था वो डीआई जो थी मेरे लिए बिल्कुल फैमिलियर नहीं थी, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा पैटर्न देखा नहीं है, बिल्कुल न्यू पैटर्न की तरह मेरे को लग रहा था। तो मेरे को समझने में भी उसको टाइम लग रहा था। ऐसे नहीं था कि डायरेक्टली क्लिक कर रहा हो कि हाँ यार इसमें तो इस तरीके से हो जाएगा, ये तो ऐसे बन जाएगा। तो फर्स्ट डीआई की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन और मेंचुरेशन दोनों मिक्स करा हुआ था, ठीक है। तो मिक्सचर वाले एलिगेशन और मेंचुरेशन मिक्स कैसे करा हुआ था, मतलब उसमें जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा था, उसके अंदर कोई मिक्सचर दे रखा था, तो उसका रेडियस दे दी, तो वहाँ पे मेंचुरेशन भी आपका लगा दिया, मिक्सचर एलिगेशन भी लग गया, ठीक है। तो एक तो डीआई ये थी। एक डीआई प्रोबेबिलिटी के ऊपर दी हुई थी, जो मैं मतलब प्रेफर करता हूँ स्किप करना, क्योंकि मेरा प्रोबेबिलिटी उतना होल्ड नहीं है, मैंने उसको थोड़ा सा साइड में ही कर रखा, तो मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अवॉइड ही करता हूँ। बट इस बार प्रोबेबिलिटी की डीआई आ गई। अब मुझे नहीं पता कि उसका लेवल इजी था या हार्ड था या क्या मॉडरेट था, मैंने क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करा। आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि क्या लेवल था उसका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी और नंबर सीरीज पे मिक्स करके क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये सॉरी ये एक डीआई हुई थी प्रोबेबिलिटी और नंबर सीरीज पे, ठीक है ना। एक अपना जो फुटबॉल रन्स पे एक दी हुई थी कि मतलब जो प्लेयर हैं वो गोल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो गोल्स कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे वो कितने डिस्टेंस से गोल कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो पॉइंट्स दिए हुए थे, और वहाँ से अपना वो ये चीज़ पता चल रही थी, ठीक है। तो इस पे बेस पे डीआई दी हुई थी कि सारे प्लेयर्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे गोल कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको जो है वो रन्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक डीआई थी। एक और डीआई आई थी जो कि मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई थी, वो डुएबल थी इजीली, क्योंकि उसमें प्लास्टिक और वुडन चेयर्स के दे रखा था, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो थी वो सबकी सेम थी, ठीक है। मार्क प्राइस में डिफरेंस था, और प्लास्टिक और वुडन दो टाइप की इसमें चेयर्स दे रखी थी। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन था उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई हुई थी। तो स्पीड मैथ वाले सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आया होता, जिसके अंदर जो पैटर्न था वो ऑलरेडी पहले से गिवन था। वो पैटर्न जहाँ तक मेरे को याद है कि वो ऐसा था कि ऑड स्क्वायर प्लस 1 का पैटर्न दिया हुआ था, और बाकी उस पर 3 जो सीरीज दे रखी थी, और उसमें फाइंड आउट करना था कि किस सीरीज के अंदर ये जो पैटर्न है ये एप्लीकेबल होता है, मतलब किसके डिफरेंस के अंदर ये एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। एक जो कैटेगरी दी हुई थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी दी हुई थी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आई थिंक 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल पुट करा हुआ था, ठीक है। अब उस वेरिएबल के अंदर आपको ऑपरेशंस यूज करके और फिर उसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 क्वेश्चन हो गए, वेरिएबल था उसमें, और फिर ऑपरेशन दिया, जैसे सपोज एम एन ओ वेरिएबल दे दिया, और फिर उसमें एडिशन और डिवीजन का ऑपरेशन लगा दिया। तो इस तरीके से डायरेक्टली नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फुल ऑफ वेरिएबल था,
ठीक है। तो मेरे को थोड़ा अटपटा लग रहा था, फिर भी मैंने मतलब एक दो क्वेश्चन में तो ट्राई करा ही, बिकॉज और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। मेरे को डी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज लग रहा था टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फिर मैंने इन्हीं क्वेश्चन पे करा। डेटा सफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी पे 2 से 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो मैंने डेटा सफिशिएंसी भी अटेम्प्ट कर लिया था। अर्थमेटिक में ऐसा था कि अर्थमेटिक में 3 से 4 मतलब 2 से 3 कॉन्सेप्ट तो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए हुए था। 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक के आए हुए थे, बट सारा जो बेस है मतलब 2 से 3 टॉपिक्स को कंबाइन करके उसके बाद में इसका बनाया हुआ था। तो मैंने एक SICI का क्वेश्चन था अर्थमेटिक का, वो अटेम्प्ट करा था, और एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, वो मैंने अटेम्प्ट करा था, ठीक है। तो ये मेरा इसका रहा था। तो क्वांट में ठीक है यार, मतलब मैं मेरे हिसाब से ना मेरा मतलब 10 से 11 नंबर ही अटैम्प्ट हो पाए, मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे। मैंने क्वांट को ले लिया था, नंबर सीरीज़ का जो क्वेश्चन था वो देख लिया था, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन देख लिया था, तो क्वांट में मेरा ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाया। अब उसके बाद में आ जाते हैं कि GA सेक्शन पे। तो GA सेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या सारे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि साल के जितने पेपर आए हैं सबके अंदर ऐसा आ रहा था कि GA बहुत डिफिकल्ट आ रहा था, ठीक है ना। तो सबको ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है GA डिफिकल्ट है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका पेपर था, उनको भी यही था कि यार GA पे फालतू में टाइम वेस्ट करने के मतलब नहीं है, GA वैसे ही डिफिकल्ट आनी है, 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स अटैम्प्ट हो पाएंगे। इससे बेटर है कि अपन क्वांट पर, रीजनिंग पर, इंग्लिश पर फोकस कर लेते हैं। बट इन्होंने बिल्कुल मतलब ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन ब्रेकर तो है ही, ये हर बार मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पंगा करते हैं। तो इन्होंने GA वाला जो मतलब बाकी 3 सेक्शन इन्होंने ऐसे कर दिया कि बहुत ही कम हो पाए, और GA वाले सेक्शन में इन्होंने ऐसे कर दिया कि ईजी टू मॉडरेट लेवल ही रख दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो फिर भी ठीक है यार, मतलब 3 महीने की जो GA करी हुई थी वो तो ना डेप्थ में नहीं करी, बट अगर और अच्छे से कर लेते हैं और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मतलब चांसेस थे कि अच्छे क्वेश्चन निकल जाते। बट जिनका GA अच्छा हो गया, मतलब उनका पेपर ही अच्छा हो गया एक तरीके से, क्योंकि ईजी टू मॉडरेट लेवल पे ही आया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का इन्होंने पिक करके उसमें से लिया था, ठीक है ना। तो 3 महीने को तो ये हो गया। बाकी मेरे को थोड़ा फ्लैशबैक से ऐसा आ रहा था कि कुछ क्वेश्चंस का, क्योंकि जुलाई और अगस्त से भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि स्ट्राइक कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस है ना उसके अंदर आ रहे हैं। बाकी मेरे को पता नहीं यार, मतलब आप बताना कि अगर ऐसा था या नहीं था। बाकी मेरे को मेजरली जो है वो 3 महीनों का लगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि उत्कर्ष जो RBI का था उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, एक शक्ति स्कीम पे क्वेश्चन आया हुआ था, और ऑबिचरी पे क्वेश्चंस आए हुए थे, बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस थे, एक स्पोर्ट्स का दिया हुआ था कि एक पर्टिकुलर पर्सन और वो कितने मेडल्स लेके आए हैं, एक कंपनी से रिलेटेड भी दे रखा था कि किस कंट्री की है, एक ETF से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो कौन से ईयर में आया था, मतलब कौन से मंथ में, कौन से ईयर में पता नहीं कौन से मंथ में ऐसे करके आया था, ऐसे ETF का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इजी टू मॉडरेट ही था मेरे को, मतलब जितनों से मैंने भी बात करी मेरे को दोस्तों से, तो उन्होंने यही बोला कि हाँ ठीक है यार, इजी टू मॉडरेट लेवल ही था, इतना कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था हार्ड लेवल, ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले लेटर की बात कर लेते हैं। तो लेटर में मेरे 3 ऑप्शंस आए हुए थे। पहला जो ऑप्शन था वो ये था कि आपको ब्रांच मैनेजर को आपको लेटर लिखना है जिसमें आपको माइनर अकाउंट को मेजर अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर वो था, तीनों फॉर्मल थे। एक सेकंड लेटर जो दिया हुआ था उसके अंदर ये दिया हुआ था कि आपको क्या कहते हैं, लाइब्रेरी जो है आपको अपने एरिया में, लोकल एरिया में ओपन करवानी है, तो उससे रिलेटेड आपको एक लेटर लिखना था। और एक थर्ड जो दे रखा था वो दे रखा था, आई थिंक, मेरे को एक्चुअल में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो डिप्रेशन वाला था, जो डिप्रेशन वाला एक दे रखा था ना कि अभी यंग जनरेशन में डिप्रेशन इतना क्यों आ रहा है, उससे रिलेटेड वो लेटर में था या वैसे में था, मेरे को एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, तो आप बताना, ठीक है। तो इसमें से एक आपको कोई भी एक लेटर करना था, और एक जो ऐसे दिए हुए थे, ऐसे में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक टॉपिक आया हुआ था, और एक AI इन हेल्थ केयर आया हुआ था, ठीक है ना। तो इस पे आपको करना था, अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो मैंने इसमें AI इन हेल्थ केयर चूज़ करा था, बिकॉज मैंने थोड़ा सा हिंदू वगैरह के आर्टिकल में कहीं पढ़ा हुआ था, प्लस कोविड वाले टाइम से मेरे को थोड़ी बहुत टर्मनोलॉजीज ध्यान थी, कुछ कंपनीज़ के बारे में पता था, तो उससे रिलेटेड मैंने फिर AI इन हेल्थ केयर ही चूज़ किया था। तो ये मेरा डिस्क्रिप्टिव का था, ठीक है। तो ओवरऑल बोला जाए तो मेरा 70 टू 75 के बीच में अटैम्प्ट्स हैं। डिस्क्रिप्टिव अगर छोड़ दो, डिस्क्रिप्टिव में बिकॉज किसी को पता नहीं होता कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा। बाकी ओवरऑल जो है मेरा 70 टू 75 के बीच में अटैम्प्ट्स बन रहे हैं। और आप लोग अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, आपके कितने अटैम्प्ट्स बन रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर से बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बाय।